एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड, और डिमांड में हम डिमांड का सेकंड पार्ट लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बेसिक कंसेप्ट समझा था कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, लॉ ऑफ डिमांड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ डिमांड के डिफरेंट असम्पशंस एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही टेक्निकल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इन रेफरेंस टू द सेटिस्फैक्शन और द यूटिलिटी। हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरह से हमारे सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी से कोरिलेटेड है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो उससे ये चैप्टर एक्चुअली किस तरह से रिलेटेड है। इस एक्सप्लेनेशन पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिमांड के कंसेप्ट का एक बार रिकैप कर दूं नटशेल में फटाफट से, ताकि एक बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो सके। मैंने आपको बताया था किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मींस वो 3 बेसिक कंडीशंस अगर मिल जाती हैं तो जाकर के कोई भी बंदा, कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस की डिमांड को क्रिएट कर लेता है। सबसे पहला होता है उसमें डिजायर ऑफ द कमोडिटी, सेकंड इज द परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज द विलिंगनेस टू पे। अब ये तीनों का बहुत जरूरी है। किसी के पास डिजायर है, परचेसिंग पावर और विलिंगनेस टू पे नहीं है तो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। परचेसिंग पावर है, डिजायर और विलिंगनेस टू पे नहीं है तो डिमांड क्रिएट नहीं होती, और विलिंगनेस है और 2 फैक्टर नहीं है तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होती। कोई बंदा किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड मींस उसको परचेस करने या उसको कंज्यूम करने तभी जाता है जब उसके पास ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्चुअली एक साथ में हो, और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके साइकोलॉजिकल है। देखिए, ये तो फिजिकल है, परचेसिंग पावर, उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। ये 2 डिजायर और विलिंगनेस टू पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और ये क्रिएट होते हैं उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से। किससे जी? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में टेक्निकली यूटिलिटी बोलते थे। मींस अगर इंसान को किसी स्पेसिफिक कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलेगी तो ही वो बंदे के अंदर डिजायर क्रिएट होगी। परचेसिंग पावर अगर होगी तो वो विलिंगनेस टू पे क्रिएट करेगा। ठीक है, परचेसिंग पावर अपनी जगह है। ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, डिजायर और विलिंगनेस, ये प्योरली आपके सेटिस्फैक्शन से कोरिलेटेड है। मींस अगर आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस के अंदर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ही जाकर के उसकी स्पेसिफिक डिजायर और उसके अंदर विलिंगनेस टू पे एक्चुअली क्रिएट होती है। कहने का मीनिंग ये कि इन शॉर्ट डिमांड जो है इट इज अ साइको। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड जो है अपने आप में एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो साइकोलॉजी कहां से क्रिएट होती है, उसके बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं उस बंदे का सेटिस्फैक्शन है। दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम हर चीज की डिमांड कभी क्रिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर हमें किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ही जाकर उसकी डिजायर और विलिंगनेस टू पे क्रिएट होगी, और उसके बाद फिर हमारे पास अगर परचेसिंग पावर है तो हम जाकर उसकी डिमांड अल्टीमेटली क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि कहीं ना कहीं घूम फिर कर बैकग्राउंड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप किसी कमोडिटी की डिमांड क्रिएट करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट, उसका जो सीधा रिलेशन है वो किससे है? उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से है। ठीक है, फाइन। अब आप देखिए, अगर आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन, या मैं इसको टेक्निकली बोलूं ना इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी हाई, तो नेचुरली उसकी डिमांड भी हाई हो जाएगी। और अगर किसी स्पेसिफिक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी लो, तो उस स्पेसिफिक कमोडिटी से की डिमांड भी हम अल्टीमेटली क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारा बैकग्राउंड के अंदर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी का कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्पेसिफिक लॉ, हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड है। मींस लॉ ऑफ डिमांड मींस अब ये तो डिमांड के लिए हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किस तरह से आपके डिमांड के ऊपर आपके सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी का इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, बट हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को उसका इंपैक्ट देखना है। तो पहले मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड को फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, दोनों चीजें हम समझेंगे, लॉ ऑफ डिमांड और एक साथ में सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट। ठीक, देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मींस अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल
इंक्रीज। ये हमारे पास एक लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली है। अब इसका इंपैक्ट, इसके ऊपर सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी का कैसे इंपैक्ट पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में लेकर जाऊंगा, दैट इज व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, एक कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी एंड सेकंड वन इज द ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में, अभी हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात नहीं कर रहे। कार्डिनल अप्रोच में क्या था, उसमें यह था कि जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी या प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है। मींस आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, बाकायदा एब्सोल्यूट नंबर के अंदर वो एक्सप्रेस हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अगर बाय चांस एक आइसक्रीम परचेज करता हूं, तो मैंने कहा कि मुझे उससे 50 यूटिल्स के इक्विवेलेंट यूटिलिटी डेराइव होती है, 50 यूटिल्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन डेराइव होता है। ये एक्चुअली कार्डिनल अप्रोच होती है। अब देखिए किसी भी चीज, और मैं आपको बताऊं भाई, सेटिस्फैक्शन प्योरली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और साइकोलॉजी को नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं किया जाता, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और क्रिटिसिज्म था। बट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई कार्डिनल नंबर्स में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मैंने एक नंबर दे दिया कि भाई मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम की, तो मुझे वहां से 50 यूटिल के इक्विवेलेंट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली डेराइव होता है। चलिए, तो ये हो गया मेरा। फिर मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होने के दो केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड सेकंड इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसके बारे में बात करता हूं, इस पर भी आऊंगा, ये भी एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है। देखिए, सिंगल कमोडिटी के अंदर किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होता है, व्हेन MUX upon PX should be equals to MUM। जब स्पेसिफिक कमोडिटी से मिलने वाली पर रुपी यूटिलिटी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाती है, तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाता है। चलो जी, बढ़िया बात है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये पहले इन तीनों चीजों के कंसेप्ट को फटाफट नटशेल में मैं आपको बता देता हूं। MUX रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड आउट ऑफ द गिवन कमोडिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से कितना नेट सेटिस्फैक्शन आप डिराइव कर रहे हैं, वो, और उसको आप कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी और ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ये कि एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने से 50 यूटिल्स मुझे मिलती हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड आउट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दैट स्पेसिफिक कमोडिटी। एनीवे, चलिए, सेकंड इज व्हाट, PX रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यही लॉ ऑफ डिमांड से कोरिलेट करेगा। क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, MUM, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मीनिंग होता है कि जब हम कोई रुपया स्पेंड करते हैं तो कितनी यूटिलिटीज उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर पैसे से कहां से यूटिलिटी आ गई, तो देखिए मनी जो है वो अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के काम में ही आता है, और हम वही गुड्स और सर्विस को मार्केट से परचेस करते हैं जिसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम पैसा देकर अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन परचेस कर रहे हैं। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मीनिंग होता है कि जब हम $1 स्पेंड करेंगे, $1 स्पेंड करेंगे, £1 स्पेंड करेंगे, या जो भी आपकी लोकल करेंसी है, तो उसके अगेंस्ट आप कितनी यूटिल्स एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी आप ₹1 किसी गुड या सर्विस पर स्पेंड करेंगे, तो उस गुड या सर्विस से हर ₹1 के अगेंस्ट कितनी यूटिल्स एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको आपको लॉ ऑफ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि ऐसी आइसक्रीम को लेकर चलते हैं कि मान लें कि इस आइसक्रीम की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज ₹10, ₹10 की प्राइस है, और इससे मिलने वाला जो MUX है दैट इज व्हाट, 50 यूटिल्स। और मान लीजिए हमारा MUM जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी है, वो 5 यूटिल्स पर रुपी है। ठीक, मींस अगर मैं ₹1 खर्च करूंगा तो उसके बदले में मैं 5 यूटिल्स एक्सपेक्ट करता हूं। चलिए, ये मान लिया हमने। ठीक, अब देखें, मान लें कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, हमने एक आइसक्रीम परचेस की, MUX अपॉन PX,
तो MUX कितना है 50/10 इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स विच इज इक्वल्स टू MUM, जो मेरे 5 यूटिल्स के इक्विवेलेंट ही है। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया और मैं अभी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर काम कर रहा हूं। मींस अब वो मान लीजिए मेरी फोर्थ आइसक्रीम है, फिफ्थ आइसक्रीम है, सिक्स्थ आइसक्रीम है, जैसे वो तो उसके लिए तो पूरा देखना पड़ेगा। मान लो मेरी 35th या 6th आइसक्रीम पे मेरा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाता है। एनीवे ठीक है, 5 आइसक्रीम के कंजम्पशन के बाद मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो रहा है, या 6 आइसक्रीम ले, 5 वैल्यू सब कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, चलें फाइन। अब ये मेरा कंसेप्ट है। मेरा प्राइस का इफेक्ट देखता हूं मैं किस तरह से इसके ऊपर पड़ेगा। देखें, अब मान लीजिए कि इसकी प्राइसेस चेंज हो गई और प्राइस इंक्रीज हो गई। लेट सपोज मेरी प्राइस इंक्रीज करते हैं उसके अंदर कि भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी गॉट इंक्रीज बाय ₹12, प्राइस ऑफ X 12 रुपीज होगी, बाकी हमें कांस्टेंट रखना है। अब मेरा ये जो फॉर्मूला है MUX/PX मींस 50/12, पहले क्या था 10 रुपए खर्च करके 50 यूटिल्स की इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन ले रहा था, अब 50 यूटिल्स की इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन 12 रुपए खर्च करके ले रहा हूं, और जब 50 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 4.1 यूटिल्स पर रुपी, और पहले क्या था 5 यूटिल्स पर रुपी। अब देखिए 4.1 यूटिल्स पर रुपी हो गया, जो मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से कम है। ठीक है, क्या हो गया, ये केस कौन सा हो चुका, ये केस हो गया MUX/PX इज लेसर देन MUM। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी 1 रुपए के अगेंस्ट 5 यूटिल्स एक्सपेक्ट करता था मैं कि मैं वहीं पैसा खर्च करूंगा जहां से मुझे हर 1 रुपए स्पेंड करने के बदले में 5 यूटिल्स मिलेंगी, लेकिन अब मुझे सेम प्रोडक्ट से मुझे 4.1 यूटिल्स पर रुपी मिल रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे लिए अब ये प्रोडक्ट महंगा हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए महंगा हो गया और अब मुझे यहां से सेटिस्फैक्शन कम डिराइव हो रहा है, लेसर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मींस 0.9 यूटिल्स से मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो गया, और जब मेरा सेटिस्फैक्शन कम, अभी मैंने आपको बताया सेटिस्फैक्शन कम, लेस सेटिस्फैक्शन गिरा, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड को भी अल्टीमेटली गिरा दूंगा। ठीक है, ये मेरा इसका एक्सप्लेनेशन है। मान लें कि अगर इसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस कम हो जाए, 8 रुपए इसकी प्राइस हो जाए, तो अब क्या बनेगा हमारा MUX/PX इज इक्वल्स टू 50 मान ले 8 रुपए हो गए। ठीक है, 50/8 हो गया, तो 50/8 की वैल्यू हो जाती है 50 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 6.25 यूटिल्स पर रुपी। ठीक है, 6.25 यूटिल्स पर रुपी, और 6.25 यूटिल्स पर रुपी मींस अब मेरे हर 1 रुपए खर्च करने के अगेंस्ट मुझे 6.25 यूटिल्स मिल रही है, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से ज्यादा है। मींस ये केस हो गया MUX/PX इज ग्रेटर देन व्हाट MUM, और मुझे यहां पर प्रोडक्ट सस्ता पड़, मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगा ना। देखिए पहले 5 मिल रहा था, अब 6.25 मिलने लगा है। मींस अगर मेरा मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा, और यहां पर मेरा मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड भी कम। और ये क्यों हुआ, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा और कम, मेरे सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से, और वो फैक्टर कौन सा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस 10 से 12 हो गई, पर यूनिट पर रुपी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो गया, सेटिस्फैक्शन कम हो गया तो मैंने डिमांड कम कर दी। जब मेरी प्राइसेस कम हो गई, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेरा बढ़ गया, मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ गया तो मैंने डिमांड भी अल्टीमेटली इंक्रीज कर दी। फाइन, तो मेरा ये केस एक्चुअली ये सिंगल कमोडिटी का केस था। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। अब हम आए सेकंड हमारे केस पर, इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 कमोडिटी। देखिए 2 कमोडिटी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कैसे होगा 2 कमोडिटी केस में। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये होता है when MUX/PX should be equals to MUY/PY, that should be equals to MUM, marginal utility of the money। ये होना चाहिए। फाइन, देखिए मैं जैसे बोलूं कि अभी ये मानता हूं कि मेरा MUM कितना है 5 यूटिल्स है। ठीक है, और मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y। ठीक है, अब मान लें इस केस में इसकी प्राइस जो है वही लेते हैं 10 रुपया, और इसकी प्राइस ले लेते हैं 50 रुपए, सॉरी 20 रुपीज इससे ले लेते हैं। ठीक है, और 2 प्रोडक्ट है, ये वही आइसक्रीम है और ये कोई सा दूसरा एक मान लीजिए बर्गर है। ठीक है, और मुझे इससे मिलने वाला जो MUX है
वो मिल रहा है 50 यूटिल्स, और इससे MUY जो है ये PY है दैट इज व्हाट 100 यूटिल्स। ठीक है, ये दो चीजें हमको दे के रखी हैं। फाइन, अब मैं अगर दोनों से इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालूं तो मेरा क्या आ रहा है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स पर रुपी, और यहां आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स पर रुपी विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो मैं कोई सा भी प्रोडक्ट कंज्यूम करूं, मेरे लिए रिसीव होने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों से सेम है। ठीक है, चले अब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज और हम एक्स को लेके चलते हैं, एक्स को ले रहे हैं तो मान लीजिए एक्स की प्राइस इंक्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस ये हो गया व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ये केस है, एंड विच इज इक्वल्स टू MUM। फाइन, चलो जी अभी MUM को थोड़ी देर के लिए पीछे रखें। मान ले कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, सिर्फ PX की प्राइस इंक्रीज करना, सेटेरिस पेरिबस का कंसेप्ट लेना है 12। ठीक है, और इससे मिलने वाला MUX अब भी कितना है 50, और इसकी प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम है। PY अब भी कितनी है 20, और MUY अब भी कितना है 100। तो ये क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX विल बिकम 50 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 4.1 यूटिल्स पर रुपी, और ये रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 50 यूटिल्स पर 5 यूटिल्स पर रुपी। अब देखिए इस केस में Y से मिलने वाला पर रुपी सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू X। तो भाई बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर हम किसको कंज्यूम करेंगे, नेचुरली वी विल कंज्यूम व्हाट, Y। तो ये केस तो हम क्या करेंगे, Y को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे और इसका कंजम्पशन कम कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा MUX अपॉन PX इज लेसर देन व्हाट MUY अपॉन PY। तो बंदा क्या परचेस करेगा, Y ज्यादा परचेस करेगा। और बाय चांस हम इसी का नेक्स्ट केस देख लें, क्या PX गिरकर कितनी हो गई 8, ठीक है, और PY अब भी कितनी है 20। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX विल बिकम व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 6.25, और इधर MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स पर रुपी। ये 5 यूटिल्स पर रुपी, और 4, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमें X से मिलने वाला पर रुपी सेटिस्फैक्शन जो है वो Y के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर वी विल कंज्यूम व्हाट कमोडिटी X। ये केस हो गया MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ठीक, फाइन। तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड को कम कर देती है, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड कम हुई, मार्जिनल यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन पर रुपी कम हुआ, तो हमने डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जैसे ही प्राइसेस कम हुई तो वो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड को बढ़ा देगी, और बढ़ा देगी तो हमारी डिमांड भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड था इन रेफरेंस टू द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, अगर लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार से ज्यादा में उसको देख लें ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।